Hello students, welcome to all of you on this very bright, enterprising and results ensuring platform of Sri Science Academy and Science World. स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्री एनर्जी क्या होती है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होती है, सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोगों ने रिएक्शन की फिजिबिलिटी पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के साथ साथ हमने आपको फार्मूला लिख के दिखाया था। आपके सामने ये फार्मूला था, कि यहाँ पर ये होता है एल डेल जी इक्वल टू होता है डेल एच और माइनस टी डेल एस। ये आपका इक्वेशन था, याद करिए। इसको लेके हमने आपसे डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया है। उसमें हम ये भी आपको बता चुके हैं कि अगर रिएक्शन फिजिबल होना है, जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं, मानिए अगर इक्विलिब्रियम यानी अगर कहा जाए कि अगर ऐसी रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, तो फॉरवर्ड में उसकी फिजिबिलिटी को आप ट्रेस कर रहे हैं कि बैकवर्ड में ट्रेस कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में भी आप सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में रिएक्शन अगर फिजिबल है तो बताया गया था डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। याद करिए, बताया गया था डेल जी, मान लिया अगर रिएक्शन अगर फिजिबल है जिस डायरेक्शन में अभी आप सोच रहे हैं तो डेल जी क्या होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। अगर मान लिया अगर है कि यहाँ पे इनफिजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब रिएक्शन आप नहीं कराना चाहते हैं, इनफिजिबल है, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तब यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए। और एक बात बताया गया था कि जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस होती हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं आपसे, तब क्या होती है, डेल जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये बात हो चुकी है। अच्छा, फिर हमने आपको बताया था वहां पे कि इसको डेल जी को नेगेटिव करने के लिए बताया था, हमने आपको वैल्यू पुट करके वहां दिखाया था और लॉजिक भी मैंने दिया था कि तब यहाँ पर जो डेल एस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बताया था हमने आपको। अगर इसको फिजिबल करना है रिएक्शन को तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और डेल एस की पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, और एंट्रोपी का मतलब बताया गया था आपको, और वो मतलब ये था कि सिस्टम में जो डिस्टरबेंस होता है, जो डिसऑर्डर होता है, उसी का मेजरमेंट होता है एंट्रोपी। ये सब हो चुका है। ऐसे ही अगर इनफिजिबल करना है, अगर डेल जी को पॉजिटिव करना है तो डेल एस आपका नेगेटिव होना चाहिए, मतलब घटना चाहिए। अगर हम ऐसे थोड़ा सा अगर इसे कंक्लूड करें या थोड़ा सा ट्रिक सोचें कि कैसे हम याद रख सकें, तो या तो मैथमेटिकल मैंने बताया था वैसे आप सोच लीजिए, और नहीं, हालांकि सोची भी होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो याद करिए जैसा होगा नेगेटिव, जैसा होगा डेल जी की वैल्यू, उसका ठीक अपोजिट होना चाहिए क्या, डेल एस की वैल्यू। यानी रिएक्शन की फिजिबिलिटी में हमने थ्योरेटिकली बताया था कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब क्या होगा, जो फ्री एनर्जी लगातार घटती जानी चाहिए। और एंट्रोपी में इसका ठीक उल्टा बोलिए, अगर फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है किसके लिए, किसी प्रोसेस को फिजिबल बनाने के लिए, होने के लिए किसी प्रोसेस को, तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और अगर आप इसका उल्टा सोच रहे हैं कि नहीं रिएक्शन फिजिबल नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन हमारी नहीं होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होनी पड़ेगी, मतलब फ्री एनर्जी तब सिस्टम की बढ़ती जाएगी, और फ्री एनर्जी बढ़ेगी तो आप जानते हैं एंट्रोपी वहां पे घटती जानी चाहिए। ये सारी बात हम आपसे डिटेल में कर चुके हैं। अब इसके बाद से इतना जानने के बाद अब थोड़ा सा इसका एक और एस्पेक्ट है, एक न्यूमेरिकल होता है, एक फार्मूला होता है, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। मतलब होता असल में क्या है, आप जानते हैं इस बात को, आप कि आप जानते हैं कोई अगर रिएक्शन है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असल में दिया रहता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो डेल जी है, आपका ये क्या होता है, ये डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के लिए उसी इक्वेशन के लिए अलग अलग हो जाएगा। कोई इक्वेशन मान लीजिए आपके पास है, कोई रिएक्शन है मान लीजिए, तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन मान लीजिए आपने कहा दिया कि वहां पर इनका 0.5 मोल है, तो उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर डेल जी की वैल्यू अगर मान लीजिए डेल जी1 है अगर इसकी वैल्यू, तो अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा के 0.7 कर दिया तो फिर आपका जो डेल जी है बदल जाएगा, ये हो जाएगा डेल जी2 हो जाएगा, है ना। ऐसे मान लिया आपने कंसंट्रेशन बढ़ा के 0.9 कर दिया तो इसकी वैल्यू बदल के डेल जी3 हो जाएगी,
है ना। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि डेल जी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग कंसंट्रेशन पर सेम रिएक्शन के लिए अलग अलग हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो डेल जी नॉट की वैल्यू होती है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं, याद रखिएगा ये क्या है, ये फ्री एनर्जी चेंज है, ये है फ्री एनर्जी चेंज, याद रखिए इस बात को, ये फ्री एनर्जी चेंज है। और ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये है जो डेल जी नॉट ये है, ये ध्यान रखिए क्या है, ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ये है। और इसमें जो यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या मैंने बताया था आपको, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कितना, टेम्परेचर कितना रखेंगे आप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना मानेंगे 1 एटमॉस्फेयर, और कंसंट्रेशन 1 मोल। पहले स्टैंडर्ड कंडीशन आप टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन याद रखिए, टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन 1 मोल, इतना रहेगा, वो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो आपको मिलेगा, ये डेल जी की वैल्यू वही कहलाती है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होती है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू को देख करके हम बता सकते हैं कि ये किस रिएक्शन के लिए है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या पॉइंट याद करना है, ध्यान दीजिए, इसमें आपको याद रखना है कि फिक्स्ड फॉर a particular reaction, यानी आप इसमें कह सकते हैं क्या, दैट इज, इसका मतलब एक और हुआ कि ये रिएक्शन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ये लक्षण है, कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि अलग अलग रिएक्शन के लिए ये वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है, ये बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा, अलग अलग रिएक्शन की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक। तो इनमें जरा सा अंतर करना सीखिए। अब इसको लेके अगर मैं आपको या तो डिराइव करके दिखाऊं, अगर या मैं डायरेक्ट अगर फार्मूला लिख दूं, बेटर होगा डायरेक्ट ही लिख दें अगर, ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है, एक फार्मूला याद रखिएगा कि जो डेल जी नॉट होता है इक्वल टू होता है माइनस 2.303 है ना RT और log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप इसको EQ लिख दीजिए, चाहे असल में जनरली इसको KE लिखा जाता है, हम भी KE लिख दे रहे हैं, KE। ये इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिए, या तो कहीं तो डिराइव करके हम दिखा देंगे कि कैसे मिलता है, और मैंने याद कर लीजिए, इस पर सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको मिल जाता है। अब इसमें थोड़ा यही याद करना है कि इसमें कौन सी चीज क्या है, याद रखिए। इसमें जो डेल जी नॉट है मैंने बता दिया क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, है ये। और यहां पर देखिए ये तो खैर डिजिट है, आर यहाँ क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग होती है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन वैल्यू इसकी 8.31 होती है, 8.314 होती है, हालांकि यूनिट बदलने पे बदल जाती है, तो इसको देखेंगे, खैर आर की वैल्यू आगे देखा जाएगा। और टी यहाँ पे क्या है, ये है टेम्परेचर इन केल्विन, याद रखिएगा, ये होता है। थोड़ा लाग हमको जानना पड़ेगा, लाग जानते हैं आप लोग, आगे देखेंगे हम कैसे लाग यूज करते हैं, कैसे देखते हैं। और के ई यहाँ पे क्या है,
अगली चीज जो हमने के ई है वो क्या लिखा है, ये लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सारी बात आपके सामने आ गई। तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला रट लेंगे। फार्मूले का डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन चूंकि आपको कोई सब्जेक्टिव एग्जाम देना नहीं है तो डायरेक्ट फार्मूला याद करिए। ये फार्मूला आपका होता है डेल जी नॉट इक्वल टू -2.3, ये पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, 2.303 आर टी लॉग के ई। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। इसमें डेल जी क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग होती है, हमने एक लिख दिया है सिंपल सा, आगे देखेंगे इसको। और टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है, केल्विन में है, और के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अब देखिए क्या है इसमें रहेगा क्या, असल में डेल जी नॉट की वैल्यू को हम जान के दो तीन बातों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। जैसे मान ली कोई अगर हम कहें रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये हम बता सकते हैं। यानी डेल जी नॉट की वैल्यू इस फार्मूले जो हमको डाटा दिया रहेगा, इस डाटा की हेल्प से हम डेल जी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। और फाइंड करने के बाद आगे हम सब रूल आपको बताएंगे कि अगर ये लेस देन 1 होगा तो उसका मतलब क्या होता है, मोर देन 1 होगा तब इसका मतलब क्या होता है। तो इसके बेसिस पे मतलब विद द हेल्प ऑफ डेल जी नॉट वैल्यू हम बता सकते हैं कि जो रिएक्शन है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, मान लीजिए उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में चलती है, तो उसमें से वो रिएक्शन की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की है, whether the reaction tends to proceed in backward direction or in forward direction, ये हम बता सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो एंडरगोनिक है कि एक्सरगोनिक है, ये हम बता सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। इन 4 चीज को बताने के लिए हमको डेल जी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, या डेल जी नॉट की वैल्यू हमसे पूछ ही लिया जाए। उसमें दिया क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें ये टेम्परेचर दिया रहेगा, ये टेम्परेचर। आर की वैल्यू आपको नहीं दी गई रहेगी, आर की वैल्यू आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसको रटे रहें। यूनिट के हिसाब से आप उसको यूनिट लिखा जाएगा या ना लिखा जाए तो तब भी हम जान जाएंगे। तो मतलब आर की वैल्यू हमको रटी रहेगी, ये आर की वैल्यू रटना होगा हमको। टी की वैल्यू टेम्परेचर हमको रिएक्शन के लिए दिया रहेगा, और हो सकता है कि के की वैल्यू भी दी रहे, या अगर के यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर नहीं दी रही होगी तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन दिया गया रहेगा, है ना। और अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी आगे इसके बाद हम बता देंगे कि अगर हमको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट अगर हमको मालूम हो या गिवन हो तो हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि डेल जी के हेल्प से हम 4 बातें बता सकते हैं, उन चारों में से कोई बात हमसे पूछी जा सकती है। मतलब इसकी हेल्प से हम क्या क्या बताएंगे, हम बता सकते हैं कि रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है या बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन हमारी एंडरगोनिक है अथवा एक्सरगोनिक है, बता सकते हैं 4 चीज। तो उनमें से चारों में से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, या हमसे डेल जी की वैल्यू ही पूछ लें कि इस रिएक्शन के लिए जिसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये है, उसके लिए डेल जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लेगा। हो सकता है कि हमको डायरेक्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया गया हो, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना दी गई हो तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन हमको दी गई होगी उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा। इतनी बातें हैं, बाकी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सब दिख जाएगा। तो उसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लीजिए रिएक्शन लिखी हो और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया गया हो, तो हम वहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो इस तरह से हम इसको बता दे रहे हैं। बाकी आपको आर की वैल्यू कांस्टेंट है, रट्टा होना चाहिए। टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो डेल जी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर डेल जी नॉट की वैल्यू पूछा जाएगा तो हम वो वैल्यू बता लेंगे। और अगर मान लीजिए हमने कहा कि डेल जी नॉट का जो एप्लीकेशन है उस पर हमसे कोई बात पूछी गई है, और वो बात आपकी 4 हो सकती है। पहला कि जो गिवन रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन टेंडेंसी है कि बैकवर्ड डायरेक्शन टेंडेंसी है, या रिएक्शन एक्सरगोनिक है या रिएक्शन एंडरगोनिक है, सब कुछ बताया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिए। अब चलिए मैं आपको पहले जैसा इसके बारे में बता दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है, वो है, मान लीजिए कहा जाए कि वहां पे स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड स्मॉल बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी मिलके, और मान लीजिए इस रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं स्मॉल सी मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एंड स्मॉल डी मॉलिक्यूल्स ऑफ डी, ये बना रहे हैं। आप जानते हैं कि ये लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है आप इसको चाहें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में करा सकते हैं इधर, या फिर करा सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जहां से आप चाहें शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं नेचर ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसा इसका मतलब समझिए कि ए और बी क्या है, ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और सी और डी क्या है, ए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक ना। तो स्मॉल ए क्या है, ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, स्मॉल बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो जो स्मॉल लेटर लिखेंगे सबके सब नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं। स्मॉल सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी है, और स्मॉल डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी है, याद रखिएगा। तो हम आपसे कहें क्या कि बता दिया कि ए और बी ये क्या है, ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, ये मोल नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये स्मॉल लेटर क्या है, उनके नंबर ऑफ मोल को बता रहे हैं, और ये सी और डी कैपिटल क्या है, ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, और उनके बगल में जो स्मॉल में लिखा गया है वो क्या है, वो नंबर ऑफ मोल्स है, ये दिया गया, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए अगर आपको एक छोटा सा लॉ अगर आपको मालूम हो, है ना, जिसको हम असल में कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, खैर वो भी छोड़िए, केमिस्ट्री बातें मत करिए, सामान्य सी बात कर लें। तो ध्यान दीजिए हमारा यहाँ पे जो के ई होता है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जरा फार्मूला याद कर लीजिए। होता है क्या कि जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन रेज, क्या ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी पर हम पावर लगाएंगे स्मॉल सी का, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी पर हम पावर लगाएंगे स्मॉल डी का, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किया जाता है। देखिए मैं लिख रहा हूं, होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस सी को ऐसे इस ब्रैकेट में बंद कर, इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। किसी भी यहाँ पे चाहे कोई कंपाउंड हो, उस कंपाउंड का नाम लिख करके आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दी, इसे कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो हमारा कंपाउंड यहाँ पे सी है, हमने सी लिख दिया। आपके बायोकेमिस्ट्री का कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर हो सकता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, कोई मॉलिक्यूल हो तो उसका नाम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। इस पर पावर कितना लगाएंगे, स्मॉल सी का, स्मॉल सी पावर हो गया, ठीक, इनटू क्या हो जाएगा, ये डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड प्रोडक्ट डी, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए और पावर लगाइए इसके नंबर ऑफ मोल्स का डी, अपान, यानी प्रोडक्ट जो होते हैं उनका मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर पावर क्या लगाएंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ, ये क्या है, ये डी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, और ये पावर क्या लगा है, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स का लगा, अपान जो रिएक्टेंट है उसका वैसे लिख दिया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर स्मॉल ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी और टू द पावर यहाँ पे स्मॉल बी, यही होता है। तो अब ध्यान दीजिए क्या दिया रहेगा कि मान लीजिए ये चार हमने लिया है, चारों के अलग अलग कंसंट्रेशन दिए गए हों। मान लीजिए हमें यहाँ पर सी का मतलब कोई कंपाउंड लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा नाम साफ साफ, सी का नाम ये है, डी का नाम है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट हो, ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ से कि यहाँ पे ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है, ग्लूकोज 1 फास्फेट ये बदल रहा है, थोड़ा जगह चाहिए हमको, मैं यहाँ लिख दूं, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज 1 फास्फेट ये बदल रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल रहा है, ठीक। और आप जानते हैं फास्फोग्लूकोम्यूटेज यहाँ पे एंजाइम होती है, सब लिखा रहेगा, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी गई रहेंगी। यहाँ पर फास्फोग्लूकोम्यूटेज आप जानते हैं एंजाइम यहाँ पर होती है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम रहेगी। तो क्या रहेगा, इनके मोलर कंसंट्रेशन लिखे रहेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम में इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है और इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या है, साफ साफ लिखा रहेगा,
है ना, लिखा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, तो EQ की वैल्यू कहां से निकलेगी, EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। तो EQ हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट ये, और अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 1 फास्फेट, यही ना। और ये हमारे क्वेश्चन में रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो ABCD लिख दिया है, वो हमने ये मान लिया है कि हमारे दो रिएक्टेंट हैं A और B, और दो प्रोडक्ट हैं C और D, ठीक है ना। तो हो सकता है दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट वाली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, या हो सकता है कि छोटी कोई रिएक्शन हो जिसमें एक ही आपका रिएक्टेंट हो और एक ही प्रोडक्ट हो, ऐसा हो। तो आपसे जो अधिकांश टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट वाला पूछा गया है। जैसे हमने कह दिया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट का मोलर कंसंट्रेशन ये, ग्लूकोज 6 फास्फेट का मोलर कंसंट्रेशन इतना है, तो उस कंडीशन में इस टेम्परेचर पर डेल जी नॉट की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, बता दिया। ये रिएक्शन लिख दिया। या हो सकता है, इससे ध्यान दिए, आपके CSIR क्वेश्चन खूब लंबे लंबे लिखे आते हैं ना, लिखा जाएगा वहां पूरा पूरा सेंटेंस में लिखा रहेगा कि एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन ग्लूकोज 1 फास्फेट एंड ग्लूकोज 6 फास्फेट अंडर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ फास्फोग्लूकोम्यूटेज, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 1 फास्फेट इज दिस, लिखा रहेगा जो डाटा होगा, एंड दैट ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट इज दिस, रिएक्शन इज occurring at this temperature, find the value of del G naught, या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये पूछ लिया गया। या पूछ देगा कि एक्सप्लेन या टेल वेदर द रिएक्शन हैज द टेंडेंसी टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये पूछ सकता है। या द गिवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये सब पूछ सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से आप जानते हैं कि सारे क्वेश्चन खूब लंबे लंबे होते हैं। तो कुल मिला के मेरी बात इतनी सी है कि वहां पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डाटा चाहिए वो सब दिया रहेगा, है ना। तो आप खाली ये मत समझिए खाली आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही मिलेगी, हो सकता है सिंगल रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट वाली रिएक्शन मिले। और अधिकांश क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए वहां पे इनफैक्ट यही पूछा गया है, सिंगल रिएक्टेंट है सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो मैंने आपको लिखना सिखाया यहाँ पे कि अगर आपके रिएक्शंस ऐसे हैं, आपके बुक्स में पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा भी है। तो जनरली इसीलिए हमने ये भी फॉलो कर लिया है, ताकि अगर आप बुक कोई पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ जैसा बुक में लिखा गया हमारे वैसे ही टीचर ने हमको समझाया है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, हमने दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट मान के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हमने सिखाया है आपको यहाँ पर। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमारे क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट होंगे। हाँ, अगर होंगे तो उनके मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे उन पर पावर लगा के, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, सिंपली मोलर कंसंट्रेशन दिया रहता है वहां पे, तो मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कब, जब हमारे क्वेश्चन में दो यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे। अगर आपको हमने कहा कि ऐसे रिएक्शन लिखी हो, तो हमारे अधिकांश एग्जाम में, एग्जाम का आप समझिए अधिकांश में ही समझिए, मैक्सिमम में समझिए यही बात होता है कि सिंपली यहाँ पे एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट लिखा रहता है। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखा रहेगा तो वहां पे क्या समझेंगे कि ऊपर लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे अपान कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल से रहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, हमने पूरा का पूरा दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट वाली रिएक्शन मान के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो एक ऐसे निकल जाएगा और डिराइव करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है जनरली, ठीक। वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो दिया रहेगा, यानी के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहती है, और अगर के की वैल्यू नहीं गिवन रहेगी तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दिया रहेगा। तो इसमें आपको क्या याद करना है कि के क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। अगर मैं थोड़ा इसको और बदल के और सिंप्लीफाई कर दूं, मैं क्या लिखूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, इनफैक्ट पूरा होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसा होता है। चलिए मैं इसको छोड़ दूंगा, डायरेक्ट में कर दूं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपान, हालांकि सही वर्ड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब उनका गुणनफल होना चाहिए। इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट,
और यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब जो उत्पाद बन रहा है रिएक्शन में। तो दोनों की स्पेलिंग सेम है। ये क्या है, इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, गुणनफल हिंदी में जो कहते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादों, हिंदी में मैं कहूं तो जो प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन में, तो उन रिएक्शंस के मोलर कंसंट्रेशन का क्या है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अपान वही कर देंगे, प्रोडक्ट मतलब हिंदी में गुणनफल कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट TANTS, रिएक्टेंट्स, ये हो जाएगा हम लोगों का। और सिंप्लीफाई कर देंगे, मान लीजिए अगर एक ही लिखा है तब क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अगर एक ही लिखा हो तो क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन, पूरा लिख देते हैं कलर बदल के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमको जनरली यही मिलेगा, हमारे एग्जाम में यही लिख के मिलेगा, क्या, हमको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया रहेगा, और इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन की किस टेम्परेचर पर अटेन होती है वो टेम्परेचर लिखा रहेगा, सब लिखा रहेगा। और जब ये सब लिखा ही है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे क्वेश्चन में रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे क्वेश्चन में रहेगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। जब ये हमको मिल जाएगा तो हम तो ये इक्वेशन जानते ही है ना, क्या हम जानते हैं कि क्या, डेल जी नॉट इक्वल टू होता है -2.303 RT और इंटू लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये फार्मूला हम जानते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल लिया, अभी हमने निकाल के दिखाया था आपको, वो निकल गया। आर की वैल्यू कांस्टेंट है, हमको याद रहेगा, टेम्परेचर क्वेश्चन में हमारा दिया रहेगा, और इतना गुणा भाग करने तो हमको आता ही है, इसको हम कर लेंगे, और अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि इस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, उसमें इस प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन इतना है, इस रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन इतना है, दिया रहेगा वो, उसकी हेल्प से हम के ई निकाल लेंगे, टेम्परेचर ऑलरेडी दिया रहेगा, ये टी दिया रहेगा, आर की वैल्यू हमको याद ही है, तो हम क्या ये वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेंगे, अब इतना तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इतनी बात आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको हर बात बता दिया है, एक ही बात अब बच जाती है कि हम क्वेश्चन सिंपली आप लें और उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं, ठीक है ना। तो ये जो चीज है अब थोड़ा हो नहीं पाएगा, टाइम लगेगा उसमें, और आज देर हो गया, थोड़ा हम लोग कहीं जाना है, और होली का आप जानते हैं माहौल है, तो इसी पर्पज से हमको जाना है, नहीं तो मैं अभी आपको क्वेश्चन करके दिखा देता। तो हमने सारी बात अभी आपको समझा दिया है, आप लोग इस वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा, आपके जो पॉइंट ऑफ डाउट होंगे आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्लास इसी फार्मूले पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैं सॉल्व करके आपको उनको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा आसानी से, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बहुत डिस्कशन किया है, हमने चूंकि जानते क्या है, असल में इस पर क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, आता ही आता है, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टॉपिक तो ही आप देख ही रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। मैं चाह रहा था आपका एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म हो जाएगा, मतलब हम सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम, मैंने पर्याप्त टाइम दिया। ये सारी बात हो चुकी है, अब एक ही बात बची है कि अब इस इक्वेशन पे हमको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PYQ हमारे हैं, PYQ हैं और एडिशनल क्वेश्चन है, उनको लेके मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूँ। बस इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है हो सकता है 6 नंबर वाला है, 4+2 वाला हो जाए, गारंटी हो जाएगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि सारी बातें आपके बड़े काम की हो रही होंगी, और इन टॉपिक में भी आपका कमांड हो रहा होगा जो थोड़े से मैथमेटिकल नेचर के हैं, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ मैं क्लास आज यहीं रोकता हूँ, और आप जानते हैं कि होली है, आज आपका 23 मार्च हो गया, तो अशोक जी आप लोगों को मैसेज बताई दिए होंगे कि 24, 25 और शायद 26 3 दिन जो है ये होली की अपने यहाँ
छुट्टी रहेगी, अशोक जी ने आपको बताया ही होगा, आप जानते हैं। तो छुट्टी रहेगी आपकी यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और आपको धन्यवाद देते हुए हम यहीं पे क्लास अपनी रोक रहे हैं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।